1973 में द एग्जॉर्सिस्ट नाम की एक हॉरर मूवी आई थी जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है और आज उसका एक डायरेक्ट सीक्वल रिलीज हुआ है जिसका नाम है द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर। एंड ट्रस्ट मी, मैं इस मूवी के लिए बहुत टाइम से एक्साइटेड था क्योंकि जिस डिटेल में मैंने इन मूवीज को और सीरीज को कवर किया है पूरे YouTube पे आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो अगर आप उन सबको देखना चाहते हो तो जाकर देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। खैर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड गॉर्डन ग्रीन ने और उन्होंने यहाँ पर ये सोचा है कि एग्जॉर्सिस्ट फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया जाए। वो ओरिजिनल मूवी के बाद में 3 और मूवीज लेकर आने वाले हैं, यानी कि एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर के बाद 2 और आएंगी, जिनमें से एक का नाम तो आउट भी है, द एग्जॉर्सिस्ट डिसीवर, जो कि 2025 अप्रैल में आने वाली है। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा ही इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है हेटी इलाके को दिखाते हुए, जहां पर विक्टर नाम का इंसान अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ हनीमून पर गया था। जी हाँ, लेकिन उनकी किस्मत शायद उनके साथ नहीं थी क्योंकि तभी वहां पर एक भयानक भूकंप आता है जिससे कि वहां पर बहुत तबाही फैलती है और विक्टर की बीवी टूटे हुए मलबे के नीचे दब जाती है। अब डॉक्टर बताते हैं कि या तो माँ बचेगी या फिर उनका बच्चा। अब उसको यहाँ पर एक बहुत ही सख्त डिसीजन उठाना था, जिसके बाद ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। 13 साल बाद विक्टर की एक बेटी होती है जिसका नाम एंजेला है, यानी कि उस दिन विक्टर ने अपनी बेटी को चुना था और उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एंजेला अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा याद करती है क्योंकि उसने उनको कभी देखा ही नहीं और इसी क्यूरियोसिटी के चलते वो अपनी माँ की एक पुरानी इयररिंग्स को लेकर जंगल में चली जाती है, जहाँ पर उसकी क्लासमेट और दोस्त कैथरीन भी जाती है। ये दोनों एक लाइट वाला रिचुअल करते हैं ताकि एंजेला अपनी माँ से बात कर पाए। हालांकि ये उन्होंने ऐसे ही किया था ताकि एटलीस्ट कुछ उम्मीद बने, लेकिन ऐसा नहीं होता और जो रिचुअल उन्होंने गॉड और अपनी माँ से बात करने के लिए लिया था वो तो हुआ ही नहीं। लेकिन उनकी आवाज डीमन ने सुन ली थी और ऐसा होते ही दोनों लड़कियां हवा में ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। अब एंजेला के पिता और कैथरीन के पेरेंट्स यानी कि टोनी, मिरांडा और उसके भाई बहन बहुत परेशान हो जाते हैं। पुलिस उनको ढूंढती है लेकिन कोई नहीं मिलता, एक सुराग भी नहीं था। विक्टर अब अपने घर आता है कि तभी वहां पर कुछ लेडीज झाड़ फूक कर रही थी जिनको वो वहां से भगा देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विक्टर का फेथ गॉड पर से खत्म हो गया था जब से उसकी बीवी नहीं रही। लेकिन फाइनली यहाँ पर सबकी दुआ काम आती है क्योंकि 3 दिन बाद दोनों ही लड़कियां एक बांड में मिलती हैं जो कि वहां से बहुत दूर था। दोनों लड़कियों को ये लगता है कि वो बस कुछ घंटे के लिए गई थी, लेकिन उनको धक्का तब लगता है जब उनको अंदाजा होता है कि वो 3 दिन से गायब थीं। लेकिन अब कैथरीन और एंजेला वो नहीं थी जो कि गायब हुई थी, बल्कि ये अपने साथ किसी भयानक डिमोनिक एंटिटी को साथ लेकर आ गई थी क्योंकि इनका एटीट्यूड बदल गया था, नेचर में बदलाव था। ये कुछ खाती पीती नहीं है और बिस्तर गीला कर देती हैं और ऐसी शक्तियां दिखाती हैं जो कि 13 साल की बच्ची के अंदर होना नामुमकिन था। ये दोनों ही एक दूसरे को सेंस भी कर सकती थी क्योंकि इनको डबल पोजेशन हुआ था और एक ही डीमन इनके अंदर था। दोनों बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं और एंजेला अपने घर में अपने ही पिता विक्टर को मारती है। अपनी माँ से मिलने के लिए एग्रेसिव होने लगती है, खुद के नाखून उखाड़ लेती है और अपने पेट पर ही घाव कर लेती है जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। दूसरी तरफ कैथरीन का भी सेम ही हाल था क्योंकि चर्च के अंदर प्रेयर्स और जश्न हो रहे थे कैथरीन की मिलने की खुशी में, लेकिन वो इससे चिढ़ जाती है और ईसा मसीह के शरीर और खून यानी कि खाना और वाइन खराब कर देती है और सबके सामने चिल्लाने लगती है। बेसिकली जीसस क्राइस्ट को मॉक कर रही थी जिसके चलते उसको भी सेम हॉस्पिटल में लाया जाता है। अब उनके पेरेंट्स आपस में बात करते हैं जहां पर कैथरीन के माँ बाप का ये मानना था कि वो दोनों लड़कियां अपने साथ जंगल से कुछ शैतानी अपने भीतर लेकर आई हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के बारे में भी बताया जाता है कि जब उनको होली क्रॉस पे लटकाया गया था तब वो नर्क में गए थे शैतान के सामने ताकि वो उसको कब्जे में ले पाएं और वो 3 दिन बाद लौटे थे और इसका ठीक उल्टा शैतान ने इन लड़कियों के साथ किया क्योंकि वो भी 3 दिन बाद लौटी हैं और बिल्कुल बदल चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो इन बच्चियों के साथ हो रहा था उसका मेडिकल साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं था। अचानक से इतनी शक्तियां आ जाना, डिमोनिक चीजें करना, और इसलिए विक्टर को भी कुछ यकीन होने लगता है दैट यस समथिंग इज रियली रॉन्ग विद देम। तभी एक रात हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुई एंजेला नर्स एन की देखरेख में सो रही थी, लेकिन अचानक से ही वो उसके पास्ट को लेकर उसके सामने आ जाती है। उसका बच्चा जिंदा नहीं बचा था और ये सब बोलने लगती है और वो नन भी बनने वाली थी लेकिन वो नर्स बन गई। एक इंटरेस्टिंग चीज की ये जो नर्स एन है ना, इसका रियल नेम पॉला है और ये एन नाम जो रखा जाना था वो नर्स बनने के बाद रखने वाली थी और ये चीज यहाँ पर डीमन को पता थी, जिससे कि वो समझ चुकी थी कि इसके अंदर जो कुछ भी है यानी कि एंजेला के अंदर वो डिमोनिक है।
और ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में एन ने किसी को कभी बताया ही नहीं था। इस चीज से वो डर जाती है और विक्टर से मिलती है। वो बताती है कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, उसने अपनी जिंदगी में ऐसा केस कभी नहीं देखा और जो रात को घटा था वो सब कुछ विक्टर को समझाया जाता है। साथ ही साथ वो एक किताब भी विक्टर को देती है जो कि क्रिस मैकनेल ने लिखी थी। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का भी लिंक है। और क्रिस मैकनेल कोई और नहीं बल्कि रीगन की माँ है, जिसके अंदर एक डीमन आ गया था और ये सेम डीमन यहाँ पर आ चुका है। और जिसने मेरी एग्जॉर्सिस्ट वाली सीरीज को और पूरी की पूरी मूवीज को देखा है वो अभी बताओ कि इसके अंदर कौन सा डीमन आया था, क्योंकि ये सेम सवाल मैंने तब भी किया था। खैर, क्रिस अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और एन विक्टर से कहती है कि एटलीस्ट वो उस किताब को रीड करे और उसके अंदर क्रिस की बेटी रीगन के साथ में जैसा जैसा हुआ था वही सब इन दोनों बच्चियों के साथ हो रहा था, जिसके चलते क्रिस का पता लगाया जाता है और फिर विक्टर उनसे मिलने चला जाता है। वो बताती है कि वो पिछले कई सालों से अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि शैतान और एग्जॉर्सिज्म कैसे काम करता है, और उसका मानना था कि हर धर्म के अंदर एग्जॉर्सिज्म और शैतान एग्जिस्ट करता है, बस अलग अलग रूपों के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो बेस स्टोरी थी वो सेम ही थी। अब क्रिस की बेटी कहाँ पर है, क्या कर रही है, फिलहाल उसको नहीं पता, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी कि वो अभी भी सही है। और हाँ, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन भी हो रही होगी कि उसकी बेटी तो आखिरी पार्ट में उसके साथ ही थी, तो वहां पर वो कहाँ चली गई। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इस पूरी की पूरी सीरीज को रिवाइव करा गया है और मेरे ख्याल से इसके आने वाले 2 पार्ट और होंगे, यानी कि पहली मूवी के बाद के। तो शायद से उन दोनों मूवीज के अंदर दिखाया जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या था और ये डीमन अचानक से जंगल के अंदर कैसे आ गया। खैर, अब विक्टर क्रिस को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर एंजेला के अंदर का शैतान उसको देखते ही पहचान लेता है। यहाँ पर डीमन का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन ये पज़ुज़ु डीमन ही होगा जो कि क्रिस को देखते ही पहचान गया था। अब वो कैथरीन के बारे में पूछती है तो वो घर पर थी, जिस पर उसका ये मानना था कि घर पर रहना सेफ नहीं है। तो वो दोनों निकल पड़ते हैं सीधा उसके घर की तरफ, जहाँ पर जाने के बाद उनको घर के अंदर तोड़ फोड़ हुई मिलती है, लेकिन लकीली अभी डीमन ने किसी को मारा नहीं था। विक्टर घर के अंदर मिरांडा, टोनी और बच्चों को संभालता है और क्रिस ऊपर की तरफ कैथरीन से मिलने चली जाती है, जहाँ पर शैतान क्रिस की बेटी रीगन के बारे में उल्टा सीधा बोलता है कि वो मर चुकी है और नर्क की आग में जल रही है। जिसके बाद कैथरीन के अंदर बसा शैतान एक होली क्रॉस को लेकर क्रिस की दोनों आंखें फोड़ देता है, जो कि अब तक का सबसे हॉरिफाइंग सीन था और डम सीन भी था, क्योंकि क्रिस पिछले 10 से 15 सालों से इतना कुछ सीख रही थी, लेकिन किस लिए? अपनी आंखें फुड़वाने के लिए। उसको इतना भी आइडिया नहीं है कि शैतान तब भी ताकतवर था और अब भी होगा, थोड़ा सावधानी से जाना चाहिए। खैर, ऐसा यहाँ पर इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि आखिरी मूवी में रीगन का एग्जॉर्सिज्म उसने देखा ही नहीं था, तो उसको आइडिया नहीं था कि ये कितना भयानक हो सकता है। और इसको जस्टिफाई करने के लिए डायरेक्टर ने विक्टर के सामने ये बात क्रिस से पहले ही बुलवा दी थी कि उसने कभी रियल में एग्जॉर्सिज्म देखा ही नहीं था। हालांकि सीरीज यहाँ पर कुछ अलग ही बात कहती है। एनीवेज, अब क्रिस को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पर विक्टर उससे माफी मांगता है, लेकिन क्रिस का ये मानना था कि उसकी बेटी जिंदा है और शैतान उसको कमजोर करना चाहता था और विक्टर भी कमजोर ना पड़े। इनफैक्ट इस डीमन को हराने के लिए सिर्फ चर्च ही नहीं बल्कि हर किसी को एक साथ होना होगा, अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को एक होना होगा, तभी ये डीमन हारेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़े एग्जॉर्सिज्म की तैयारी होती है, या फिर ये कहें कि महा एग्जॉर्सिज्म, जहाँ पे विक्टर एक पेगन प्रीस्टेस को लेकर आता है जो कि शुरुआत में उसके घर पर आई थी, जिसको उसने भगा दिया था। देन यहाँ पर नर्स एन तो थी ही, साथ ही साथ कैथरीन फैमिली के पेस्टर भी थे और एक पेंटाकोस्टल मैन भी होते हैं। तभी एक कैथोलिक प्रीस्ट फादर मैडॉक्स को भी दिखाया जाता है, लेकिन उनको एग्जॉर्सिज्म की परमिशन ही नहीं मिलती क्योंकि चर्च इन सब में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता था। उनका मानना था कि यहाँ पर इन दोनों बच्चियों को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, जो कि यहाँ पर सीरीज का एक सटल हिंट भी है, क्योंकि सीरीज के अंदर डीमंस प्रीस्ट और हायर अथॉरिटी को अपने कब्जे में ले रहे थे। शायद यहाँ पर कोई और भी डीमन है जो कि चर्च की हायर अथॉरिटी में बैठा हुआ है और उसने ही सबको मना कर दिया होगा। तो फादर मैडॉक्स एन को बाइबल और क्रॉस देकर कार में जाकर बैठ जाते हैं और प्रेयर्स करने लगते हैं। असल में उनका ये मानना था कि नर्स एन भी ये काम कर सकती है, क्योंकि उसने नर्स बनने से पहले नन बनने की ट्रेनिंग ली हुई थी। अब दोनों लड़कियों को चेयर्स पे बांध दिया जाता है और राइट्स पढ़ी जाती हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। काफी कुछ किया जाता है, हर भाषा में रिचुअल्स, एग्जॉर्सिज्म किए जाते हैं, लेकिन पज़ुज़ु बहुत शक्तिशाली था और यहाँ पर सबके मन में डर और फेथ की कमी थी, जिसके चलते पज़ुज़ु इन सबको मॉक करता है। एन को काफी कुछ सुनाता है। अब फाइनली जब विक्टर रिचुअल किया हुआ गंदा पानी और नेगेटिव एनर्जी घर से दूर फेंकने जाता है, तब जाकर फादर मैडॉक्स जो कि कार में बैठे हुए थे उनके अंदर जोश आ जाता है और वो अंदर आकर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगते हैं, जिससे पज़ुज़ु कमजोर होने का नाटक करता है। लेकिन हम जानते हैं कि पज़ुज़ु बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन है और तभी वो अपनी टेलीकिनेसिस शक्तियों की मदद से उसकी गर्दन मरोड़कर उसे खत्म कर देता है। और ऐसी ही सेम चीज फर्स्ट पार्ट में रीगन ने भी अपने साथ करी थी।
इनफैक्ट वो जो सीन उस वक्त था 1970s में, इसको देखकर तो काफी सारे लोग बहुत डर गए थे। खैर ऑब्वियस सी बात है, चाहे 1970 हो या फिर 2023, ऐसे गर्दन मुड़ जाएगी तो कोई भी डर जाएगा। और इसी खौफनाक मंजर को देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। और अब यहाँ पर इस मूवी की दो बड़ी चीजें रिवील होती हैं। पहली चीज तो विक्टर से जुड़ी हुई थी। असल में आज से 13 साल पहले डॉक्टर ने उसको दो चॉइस दी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि या तो बीवी बचेगी या बच्चा। तो हमको ये लगा कि उसने बच्ची को चुना होगा, राइट, क्योंकि एंजेला जिंदा थी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। असल में उसकी बीवी ने अपने आखिरी मोमेंट्स में भी ये कहा था कि उसे बच्ची को बचाना होगा, लेकिन विक्टर ने ये कह दिया था कि उसकी वाइफ की जान बचाओ। लेकिन उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा थी कि ब्लड लॉस बहुत हो गया था और बच्ची को ही अल्टीमेटली बचाया गया। और ये सुनते ही विक्टर टूट जाता है, यानी एंजेला आज जिंदा ना होती अगर ऊपर वाले ने ये मिरेकल ना किया होता। दूसरी ये थी कि पज़ुज़ू यहाँ पर उनको एक चॉइस देता है कि वो किसी एक लड़की को बचा सकते हैं। उनको किसी एक को चुनना होगा, लेकिन अगर नहीं चुना तो दोनों ही लड़कियां मरेंगी। और शुरुआत में तो कोई किसी को नहीं चुनता, ये सोचते हुए कि डीमन उनको मॉक कर रहा होगा। लेकिन जब दोनों लड़कियों को दर्द होने लगता है तो उनको यकीन हो जाता है कि ये सब रियल है। और सबसे बड़ी बात थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों लड़कियां जुड़ चुकी थी, तो उनकी हार्ट बीट भी एक साथ धड़क रही थी, क्योंकि एक ही डीमन इन दोनों के अंदर था। और ऐसा करते करते विक्टर एंजेला को चुन लेता है और टोनी अपनी बेटी कैथरीन को। अब अचानक से ही एंजेला हवा में लेविटेट होने लगती है, जिसके चलते उसके मुंह से एक भयानक काला तार निकलता है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था, एक अलग ही डायमेंशन में, जो कि मेरे हिसाब से डिमोनिक डायमेंशन था, जहाँ पे पज़ुज़ू ने एंजेला और कैथरीन की स्पिरिट्स को कैद करके रखा था। अब अचानक से ही दोनों लड़कियों की धड़कनें रुक जाती हैं और हम कैथरीन की स्पिरिट को पज़ुज़ू के द्वारा कंज्यूम होते हुए देखते हैं। और दोस्तों, अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में डीमन ने उन सभी को ट्रिक किया था ताकि वो इनडायरेक्टली किसी एक को कंज्यूम करने की परमिशन ले ले। एज ये बिना परमिशन टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन सोल्स नहीं ले सकते। असल में जिसको ये लोग चुनते वही मरने वाला था। और आखिरी में कैथरीन को चुना गया था उसके पिता के द्वारा, तो पज़ुज़ू ने उसको ही ले लिया और एंजेला बच जाती है। अब इन सब से सभी टूट गए थे, बस विक्टर अपनी बेटी को पाकर खुश था, लेकिन कैथरीन के लिए वो दुखी था। खैर अब वहाँ पर पुलिस आती है और सबको इन्वेस्टिगेशन के लिए अंडर में ले लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ हुआ कौन ही समझने वाला था। कैथरीन को CPR दिया जाता है, काफी कुछ किया जाता है, शॉक दिया जाता है, लेकिन वो होश में नहीं आती क्योंकि उसकी सोल खत्म हो चुकी थी। सोच कर देखो, आप पुलिस वाले हो, एक घर में जाते हो जहाँ पर 7 से 8 बड़े लोग हैं, 2 बच्चियां कुर्सियों पे बंधी हुई थी, प्रीस्ट मारा गया था और एक बच्ची खत्म हो गई, तो आप क्या करते? खैर अब क्या था, एंजेला स्कूल जाने लगती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड कैथरीन की खाली सीट को देखती रहती है। कैथरीन के पेरेंट्स तो टूट ही गए थे और नर्स एन भी बहुत दुखी थी और पुलिस को शैतान के बारे में लेक्चर दे रही थी। अब मूवी के अंतिम सीन में हम देखते हैं क्रिस को, जिसकी आंखें चली गई थी, और उससे मिलने उसकी बेटी रेगन आती है, या फिर शायद से उसकी आत्मा। और बूम, इसी के साथ में द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एग्जॉर्सिस्ट मूवीज के अंदर 6th इंस्टॉलमेंट, जो कि फर्स्ट पार्ट की डायरेक्ट सीक्वल है। और बाकी जो 4 बची ना, उनको यहाँ पर बिल्कुल छोड़ देना। असल में यहाँ पर जो डायरेक्टर है ना, डेविड गॉर्डन ग्रीन, उन्होंने ये सोचा है कि वो ओरिजिनल मूवी के बाद की 3 और मूवीज लेकर आएंगे। पहली तो यहाँ पर आ गई एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर, इसके बाद में और भी 2 आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर के बाद वाली फिल्म आएगी 2025 अप्रैल में, और उसका नाम ऑलरेडी आ चुका है, जो कि है द एग्जॉर्सिस्ट डिसीवर। और ये डिसीवर वाली बात तो मुझे बिल्कुल सीरीज की याद दिलाता है, क्योंकि उसके अंदर जो चर्च के अंदर लोग थे, यानी कि जितने भी पास्टर्स थे, बहुत सारे प्रीस्ट वगैरह थे, उन सब के अंदर डीमंस आ चुके हैं। और मैंने सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सीरीज के भी 2 सीजन्स हैं, मैंने दोनों को ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख लेना। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में सब में मिल जाएगा। बाकी देखो, मैं बताऊं अपनी पर्सनल ओपिनियन, तो मुझे लगता है कि इस सीरीज को और मूवी को यहीं छोड़ देना चाहिए, और इसलिए फिल्म को काफी नेगेटिव रिव्यूज भी मिले हैं, क्योंकि पहली वाली मूवी की हाइप पर ही उतर नहीं पाई। जो मेरा पर्सनल फेवरेट सीन था ना, वो था जब प्रीस्ट की गर्दन मुड़ती है, और एक वो था जब एंजेला हवा में लेविटेट करती है और उसके मुंह से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है, जहां पर हम एक ऐसा रेल्म देख पाते हैं जहां पर डीमंस रहते हैं। और पज़ुज़ू डीमन की भी थोड़ी बहुत झलकियां दिखाई गई थी, लेकिन उसको थोड़ा और दिखाना चाहिए था। अब देखो, शायद से हो सकता है कि जब इसका अगला पार्ट आएगा तो ये वाला पार्ट बहुत सेंस बना दे, जैसे कि एनाबेल के साथ में हुआ था। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर एनाबेल मूवी देखते हो तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद की जो मूवी आई थी ना, उसके बाद सारी की सारी कहानी जुड़ जाती है। हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाए और मेरी ये स्टेटमेंट गलत हो जाए। अब देखो, मुझे पर्सनली ये मूवीज और सीरीज बहुत पसंद है एग्जॉर्सिस्ट वाली, तो मैंने तो अपनी फिंगर्स क्रॉस कर रखी हैं कि शायद मैं गलत हो जाऊं, और जब इसका अगला पार्ट आए तो यहाँ पर ये पार्ट बिल्कुल सेंस बना दे कि पज़ुज़ू डीमन आजाद कैसे हुआ और यहाँ पर जंगल के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ था।
कौन सा रिचुअल किया गया था और एग्जैक्टली सीन क्या है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और बात करूं मैं अपने थिएटर के बारे में, तो वहां पर तो भैया बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और मैंने दोपहर का शो देखा था और मुश्किल से 5 से 6 लोग वहां पर आए थे। और हाँ, मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें और नोटिस करी इस मूवी के अंदर जो कि काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक है। 1973 वाली मूवी के अंदर जो म्यूजिक बजता है ना, वो यहाँ पर भी आता है। पहली बार ये म्यूजिक आता है इंटरवल के बाद वाले सीन में जब एग्जॉर्सिज्म की तैयारी शुरू हो रही थी, और एक आता है एंड में जब मूवी खत्म हो जाती है। तो सुनकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए